इंडिया में अभी भी लगभग 1,27,000 के करीब नए केसेस पाए जाते हैं हर साल। सो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है जो महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे कुछ है रिस्क फैक्टर्स पर लड़कियां या महिलाएं जो सर्वाइकल कैंसर होने के यस, ज़्यादातर खतरे पर रहती हैं? ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है ये, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन जिससे ये फैलता है। वेरी अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर कई बार पार्टनर्स बहुत सारे हो तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड होने करने का। में और स्प्रेड करने में। इस एज के पहले अगर कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव हो जा रही है तो उनमें रिस्क ज़्यादा है सर्वाइकल कैंसर का। जो हमारी लिटरेचर या हमारी बुक्स भी बोलते हैं एंड जो सच में पाया भी गया है, अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो हमारे ऐसा कोई एज हम नहीं बोल सकते कि इस कट ऑफ से नीचे कोई फ्री है या इस कट ऑफ के बाद ही ज़्यादा है। कि हाँ, ये शायद लक्षण दिखाई दे रहे औरतों में तो सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है। कई बार महिलाओं को क्या होगा कि आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाता है या स्पॉटिंग हो जाता है, या कई बार ऐसा होगा कि पीरियड्स के बीच में कभी कोई स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, या कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। क्या जो लड़कियां बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है या मल्टीपल पार्टनर्स है, जो भी उनके रीजंस है, उस टाइम पर वो खुद को सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकती हैं जो शायद यस, उनको हेल्प करें? यस, डेफिनेटली। तभी हम हमें इतना जोर दे रहे हैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग पे। हाँ। पैप्स स्मीयर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कोई, और ये काफ़ी लोगों में ये धारणा है कि पैप स्मीयर बहुत पेनफुल होगा, पता नहीं कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। तो जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपकी एग्जामिन करती है, उसी दौरान एक छोटे से ब्रश से वो आपके सर्विक्स से एक स्मीयर ले लेती है, जो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर एचपीवी वैक्सीन किसी को लगवाना है तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या है? हाँ, तो एज क्राइटेरिया है 9 साल से बड़े कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप 9 साल से 15 साल के एज के ग्रुप में फॉल होते हैं तो सिर्फ 2 वैक्सीन की ज़रूरत है। अगर कोई 15 साल से ऊपर है तो फ़िलहाल अभी हमारे गाइडलाइंस तो यही बोलते हैं कि 3 वैक्सीन लगते हैं। एक अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले दिया गया हो तो बेस्ट हो। लेकिन आपने कहा कि 25-26 साल तक भी लगाया जा सकता है। उस दौरान अगर कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो गई है तो उनमें क्या वैक्सीन कम काम करेगा, एफिकेसी कम हो जाएगी इसकी? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्लिनिक में आके भी पूछते हैं कि अब हमारा तो हो गया है सेक्सुअल कांटेक्ट, क्या हम वैक्सीन लगाइए? यस, ज़रूर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि आप उस वायरस को एक्सपोज हुए हो या कि नहीं? नहीं हुए हो। तो अगर किसी की डोज मिस हो गई है तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपके बच्चे ने एक डोज ले लिया है तो बस एक ही डोज की ज़रूरत है, वो दिलवा दीजिएगा। और अगर कोई 3 डोज के ग्रुप में फॉल करता है और कोई डोज छूट जाता है, जो रिमेनिंग डोजेस है वही देने की ज़रूरत है, और दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और इन अ लाइफ टाइम ये एक ही बार मिलता है। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में होने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। ऐसे में इसके पीछे एक कल्प्रिट है जो हर दिन औरतों को सर्वाइकल कैंसर की तरफ धकेल रहा है, वो है एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन इसके बारे में लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है। हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि इसे लेकर के एक वैक्सीन अवेलेबल है जो लगाई जा सकती है। तो इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर आखिर क्यों हो जाता है, उसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो कौन लोग लगवा सकते हैं, कब लगवा सकते हैं, बेस्ट टाइमिंग्स क्या है, और इसके अराउंड में बहुत सारे जो मिथ्स है उसको भी बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि रेखा बोरा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी में, नारायणा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सर्वाइकल कैंसर के बारे में, एचपीवी वैक्सीन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की, इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इसी से करते हैं। सबसे पहले आप हमें सर्वाइकल कैंसर के कुछ ऐसे सिम्टम्स बता सकते हैं जो लोगों को समझ लेने चाहिए कि हाँ, ये शायद लक्षण दिखाई दे रहे औरतों में तो सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है? तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया।
और इससे भी पहले कि मैं आपको सिम्टम्स बताऊँ, ये जानना ज़रूरी है कि हम आज क्यों इस विषय में इतनी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है, परंतु एक समय था जब सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था इंडिया में। तो ये क्यों नीचे आया? क्योंकि हमारे जो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हम आगे आज बात करेंगे, ये एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर नीचे आ गया और ब्रेस्ट कैंसर ऊपर चला गया। इंडिया में अभी भी लगभग 1,27,000 के करीब नए केसेस पाए जाते हैं हर साल। सो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इम्पोर्टेंट कैंसर है जो महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है। और जैसे कि आपने पूछा क्या सिम्टम्स होते हैं, तो शुरुआत में ये कैंसर हो सकता है कोई सिम्टम ना दे, एसिम्टोमेटिक रह सकता है। एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। तो इसी कारण से ये जो कैंसर स्क्रीनिंग है ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार महिलाओं को क्या होगा कि आफ्टर सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाता है या स्पॉटिंग हो जाता है, या कई बार ऐसा होगा कि पीरियड्स के बीच में कभी कोई स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, या कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, पर इन सिम्टम्स का होने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर है। तो इस चीज़ से डरिएगा मत। अगर ऐसी कोई अबनॉर्मल सिम्टम्स होता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए। करेक्ट। आपने जैसे कहा कि ये सारे सिम्टम्स दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर ही हो। तो हम थोड़े से लक्षणों को नहीं और थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे। हम आपसे कुछ कुछ ऐसे लक्षण पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है या ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के या बहुत सारी लड़कियों के साथ इश्यूज़ ये आते हैं कि उनको अचानक से डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिसमें डिस्चार्ज से फाउल स्मेल, कलर में चेंजेस आने लगते हैं। कब समझे कि ये सर्वाइकल कैंसर की निशानी है? अब देखिए, क्योंकि जैसे आपने भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि डिस्चार्ज का होना ही कैंसर कैंसर है। हो, हाँ। डिस्चार्ज के टाइप्स होते हैं, कलर होता है, उसमें बदबू आना होता है। पर बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स या ऐसे कोई लक्षण है किसी को, तो जाके प्लीज़ एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि फिर वो आगे आपको जांच करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर कोई ज़रूरी होगी तो कुछ टेस्ट लेंगे, तो उसके बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं। ओके। तो कहने का मतलब है कोई भी लक्षण कुछ होता है तो इसको इग्नोर मत नहीं कीजिए, करना। क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा जो शरीर है ये आपसे बातें करता है। हाँ, हर एक का शरीर उससे बातें करता है, उसको सुनिए, उसको सुनना ज़रूरी होता है। करेक्ट। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो क्या ये भी सर्वाइकल कैंसर का सिम्पटम हो सकता है? देखिए, बेसिकली यूरिन में ब्लड आने का मतलब अगेन सर्वाइकल कैंसर ज़रूरी नहीं हो। कई बार क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की थैली की इन्फेक्शन से भी खून निकल सकता है। पर कई बार अगर अबनॉर्मल ब्लीडिंग वो एक्चुअली वजाइना से आ रहा है, तो जब यूरिन करते हैं तो उसमें भी खून आता है। तो इसीलिए जाके एक बार ज़रूर जांच करवाइए। करेक्ट। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी इश्यूज़ रहती है, जो स्पेशली लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि आफ्टर फिजिकल कांटेक्ट या इंटिमेसी के बाद जब वो यूरिन पास करने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है उनमें, या उसमें से हल्का सा ब्लड आ जाता है। तो क्या ये एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का? ये हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना ये एक शुरुआती लक्षण होता है सर्वाइकल कैंसर का। पर अगेन जैसे मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, तो जाके चेकअप करवाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये फ्रीक्वेंट हो रहा है तो बार-बार अगर हो रहा है यस, तब? अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है कि हर बारी आप कांटेक्ट के बाद स्पॉटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो यस हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इन करेक्ट, केसेस में। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पीरियड्स उनके ख़त्म तो हो गए, लेकिन उसके बाद बीच में अचानक से फिर से स्पॉटिंग हो रही है और ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहता है। तो क्या ये भी एक सर्वाइकल कैंसर का यस, ये सिम्पटम है? भी एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है कि अगर पीरियड्स के अलावा भी कभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है, या कई बार बहुत यंग गर्ल्स में हार्मोनल भी प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु जैसे कहा है, किसी सिम्टम को निग्लेक्ट मत नहीं कीजिए, करना है।
क्योंकि जितना जल्दी ये पकड़ा जाएगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट बेटर होता है। करेक्ट। पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है, खून के थक्के निकल रहे हैं, तो क्या ये भी सर्वाइकल कैंसर का एक सिम्टम है? हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एनी अबनॉर्मल ब्लीडिंग, हम्म। कोई भी ब्लीडिंग आपको लगे जो वो नॉर्मल से परे है, आप क्योंकि कई बार कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता है नॉर्मल क्या है। क्या है? अब जब आप शुरू होते हैं किसी के भी पीरियड्स, तो हर एक लड़की का या औरत का अपना एक पैटर्न होता है जो वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि जी नहीं ये मेरा साइकिल है। हाँ। अगर उसके अलावा कुछ डिफरेंस पाया जाता है, जैसे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग या दो पीरियड्स के बीच में कभी स्पॉटिंग हो रही है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर लोअर बेली में पेन रह रहा है, एब्डोमेन में पेन रह रहा है, या फिर वजाइना में भी बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, तो ये भी सिम्टम होता है? यस, कई बार ये सब सिम्टम्स वैसे सर्वाइकल कैंसर में बहुत एडवांस स्टेजेस में आते हैं। ओके। जब हम बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो कई बार होता है कि जब वो फैल चुका होता है अच्छा। तब वो पेन आना शुरू होता है। पर जैसे मैंने बताया कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, और अर्ली साइंस विल बी वेजाइनल स्पॉटिंग, ब्लीडिंग जो आपके पीरियड्स के अलावा हो रहा है, या डिस्चार्ज। तो जैसे आपने अर्ली साइंस बताया, आपने कहा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एडवांस में भी आ सकते हैं जब वो फैल चुका रहता है। तो अगर सर्वाइकल कैंसर बॉडी में फैल गया है, तो उसके लक्षण हम कैसे समझें फिर? उसके लक्षण अगेन, अगर फैला भी हुआ होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस लेडी को डिस्चार्ज ना हो। ब्लीडिंग डिस्चार्ज तो होगा ही होगा। उसके अलावा पेन हो सकता है आपको लोअर एब्डोमेन में, सिवियर पेन। कई बार जब वो बोन तक पहुंच जाता है तो बोनी पेन्स भी होता है। पर हम यही कोशिश करेंगे कि स्क्रीनिंग और ये वैक्सीनेशन जो आगे हम बात करेंगे उसके द्वारा हम शुरू में ही इस सिम्टम को पकड़े। और उसके भी शुरुआत, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी लेडी में सीधा ही कैंसर हो जाता है हाँ। शुरू। उसके भी इनिशियल स्टेजेस होते हैं। Correct. अगर वहीं पकड़ा जाए तो फिर उस तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं नहीं है, होगी। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ है रिस्क फैक्टर्स पर लड़कियां या महिलाएं जो सर्वाइकल कैंसर होने के यस, ज़्यादातर खतरे पर रहती हैं? यस, सर्वाइकल कैंसर का जो मेन एक रीज़न है होने का, दैट इज़ हमारा एचपीवी वायरस, जिसके बारे में हम बात करते हैं बहुत। एचपीवी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ये एक वायरस है। ये कैसे फैलता है? ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैलता स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैल सकता है ये। एंड सेक्सुअल कांटेक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन जिससे ये फैलता है। अब ये बोलने के बाद मैं इस पे ज़रूर स्ट्रेस दूंगी कि अगर ये सेक्सुअल कांटेक्ट से बढ़ता है तो इसका मतलब एनी काइंड ऑफ हाई रिस्क बिहेवियर किसी औरत या लड़की का, वेरी अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर कई बार पार्टनर्स बहुत सारे हों तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कॉन्ट्रैक्ट Spread होने करने का। में और स्प्रेड करने में, ये ज़्यादा होता है। सो एचपीवी वायरस का जो है, हमें ये जानना है कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तभी हम इससे बचाव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अर्ली सेक्सुअल इंटरकॉर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, इन सब में ज़्यादा चांसेस है। कई बार स्मोकर्स होते हैं। स्मोकिंग में क्यों होता है? क्योंकि स्मोकिंग में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगेन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का बॉडी में होने का मतलब ये नहीं कि कैंसर होगा ही होगा। हमारी इम्यून सिस्टम होती है जो इसको वॉश आउट करती है। तो कई बार जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण हमारे सर्विक्स में, सर्विक्स जैसे मैंने बताया कि इनिशियल चेंजेस होते हैं जिसको हम सिन 1, सिन 2, सिन 3 बोलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। उसके बाद ये पाया गया है कि 12 to 40% ऑफ द टाइम्स सिन 3 जाके कैंसर बन सकता है। तो अगर हम इसके इनिशियल स्टेजेस में ही पकड़ लें तो हम कैंसर तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सो ये ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आपने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ सर्विक्स। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और उनको पता नहीं रहता। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए, सर्विक्स क्या है और कब ये कैंसर में बदल जाता है, तब जा कर के लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो जो सर्विक्स हम यूज़ करते हैं, सर्विक्स टर्म, ये होता है जो हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं।
तो वहाँ के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ आपका ये जो कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसके स्टेजेस होते हैं। पहले वो सिन 1, वो कुछ चेंजेस करते हैं आपके सर्विक्स में, सेल्स में। तो उसमें वेरियस स्टेजेस होते हैं कि सिन 1, सिन 2, सिन 3। अब सिन 1 में ये एक देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द टाइम्स ये नॉर्मल में रिवर्ट हो जाएगा। ठीक ये ज़रूरी नहीं कि आगे बढ़े। कैंसर में मतलब सिन 2 जो दूसरा वाला है, ये 40% ऑफ द टाइम्स ये नॉर्मल में रिवर्ट हो सकता है। सिन 3 भी ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो। अराउंड 10% के करीब ये नॉर्मल में रिवर्ट हो सकता है। परंतु चांसेस ज़्यादा है। अगर किसी का सिन 3 हो तो वो हम देखते हैं कि 12 से 40% टाइम्स ये हो सकता है कि वो कैंसर बने। ओके और हालांकि जहाँ वहीं पे सिन 1 आपकी मुश्किल से 1% के चांसेस होते हैं कि वो कैंसर बने। तो कहने का मतलब ये है, किसी को HPV इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर है। तो प्लीज़ इस चीज़ से डरिए मत। हाँ इसका भी इलाज है। तभी मैं बोलती हूँ कि जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए एंड बातचीत कीजिए। बिल्कुल। आपने जैसे हमें रिस्क फैक्टर्स पे जो लोग हैं उनके बारे में बताया, तो क्या कोई ऐसा एज मार्कर है कि इस एज के पहले अगर कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव हो जा रही है तो उनमें रिस्क ज़्यादा है सर्वाइकल कैंसर का? ऐसा हम एज तो नहीं देते हैं, पर डेफिनेटली जो हमारी लिटरेचर या हमारी बुक्स भी बोलते हैं एंड जो सच में पाया भी गया है, अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट। सो हमारे ऐसा कोई एज हम नहीं बोल सकते कि इस कट ऑफ से नीचे कोई फ्री है या इस कट ऑफ के बाद ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। तभी हमारा जो ये HPV वैक्सीन है, हम मैक्सिमम इसी को टारगेट करते हैं कि अविवाहित लड़कियां या जो जिसका सेक्सुअल सेक्सुअली एक्टिव अभी कांटेक्ट नहीं है। सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, हम उनको टारगेट करते हैं। तभी हमारा जो ये एज क्राइटेरिया है, ये 9 साल से स्टार्ट हो गया है। तो 9 साल की लड़कियां से लेके कोई भी ये वैक्सीन को ले सकता है। पर 9 साल से 15 इयर्स में बेस्ट प्रोटेक्शन होता है। एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले, और दूसरा यंग एज में इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रिएक्शन देती है उस वैक्सीन को, जिससे अच्छी एंटीबॉडीज़ बनती है। ओके तो उसका प्रोटेक्शन बेस्ट होता है। 9 to 15 इयर्स अगर कोई वैक्सीन लेता है, और 15 to 26 इयर्स जो हम कैचअप ग्रोथ बोलते हैं, तब तक दे सकते हैं। हालांकि आजकल डेटा है, स्टडीज़ हैं, जहाँ पे ये भी बोला गया है कि अप टू द एज ऑफ 45 इयर्स तक आप ये वैक्सीन ले सकते हो। परंतु उसमें कितना आपका जो Protection इम्यून, है। यस, कितना प्रोटेक्शन है, क्योंकि तब तक आप वैसे भी एक्सपोज हो चुके होंगे उस वायरस को। तो इसलिए कितना प्रोटेक्शन है, ये थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली कंपेयर कम टू द है। यंगर, द इम्यूनोजेनिसिटी इतना अच्छा नहीं होता है, तो नॉट एज गुड प्रोटेक्शन। ओके तो आपने एक और चीज़ इसमें बोली कि जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जो जिस तरह के बहुत सारे लोग उसी प्रोफेशन में होते हैं, स्पेशली जो सेक्स वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो उस प्रोफेशन में होते हैं, तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है फिर उनमें सर्वाइकल कैंसर का? डेफिनेटली रिस्क थोड़ा सा कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। और अगर आप लोगों को पता ही होगा, एक HIV है। हाँ। HIV, अगर किसी को HIV होता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई है ऑलरेडी, तो उनमें चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर आर हायर देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके तो वो That is ज़्यादा there. होता है, Yes. बिल्कुल। तो ऐसे में जो लोग या जो लड़कियां बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है या मल्टीपल पार्टनर्स या जो भी उनके रीजंस है, उस टाइम पर वो खुद को सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकती हैं जो शायद Yes. उनको हेल्प करे? यस, डेफिनेटली। तभी हम हमें इतना जोर दे रहे हैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग पे। हाँ। देखिए, अब इसको अगर हम नहीं, मतलब जैसे आपने बताया, बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके मल्टीपल पार्टनर्स, या जब पहले स्टार्ट हो गया हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाके अपने आप को चेक करवाइए। पैप्स स्मीयर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कोई। और ये काफ़ी लोगों में ये धारणा है कि पैप स्मीयर बहुत पेनफुल होगा, पता नहीं कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। तो जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपकी एग्जामिन करती है, उसी दौरान एक छोटे से ब्रश से वो आपके सर्विक्स से एक स्मीयर ले लेती है, जो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पैप स्मीयर बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये अगर पैप्समियर, आजकल हम को टेस्टिंग भी करते हैं, पैप्समियर के साथ एचपीवी का भी टेस्ट करते हैं, जिसको हम को टेस्टिंग कर बोलते हैं। अगर आपका को टेस्टिंग का रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपको 5 साल तक और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। परंतु अगर आपका सिर्फ पैप्समियर नॉर्मल है तो 3 साल हम ये देते हैं। हम्म, तो इसीलिए अगर लगता है किसी को कोई हाई रिस्क बिहेवियर है ऐसा, तो प्लीज़ पैप्समियर करवाना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली फॉर हाई रिस्क, एनी लेडी हु इज़ सेक्सुअली एक्टिव Active. मोर देन 25 ईयर्स, तो प्लीज़ अपना पैप्समियर जाके करवाइए। तो जो भी महिलाएं अगर चाहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर के रिस्क से वो खुद को बचा करके रखे, आपने जो टेस्ट बताया हमें, तो उस टेस्ट को कराने से पहले भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली अगर पीरियड्स हो रहे हो तो उस समय शायद पैप्स में अकेले अच्छा रिपोर्ट ना दे, पर Okay. साइटोलॉजी है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, उससे बेटर होता है। ठीक है। बट दैट इज़ द ओनली थिंग, नथिंग एल्स। बस यू शुड, आपको आके अपने आप को चेक करवाना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो विल पावर है कि जाके हाँ मुझे अपने आप को चेक करना है, यही नहीं रोकना चाहिए तो किसी कितनी को। बार करा सकते हैं, मतलब जैसे 1 साल में, 2 साल में? नहीं तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई है जिसको मतलब High risk एलिजिबल behavior. है, not only high risk, even a normal lady maybe with a single partner also, but you should get a pap smear सबके लिए। ठीक है। तो अगर पैप स्मीयर हो जाता है किसी का और वो नॉर्मल रिपोर्ट है, तो 3 साल तक आपको और कोई पैप स्मीयर की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर को टेस्टिंग के साथ करते हैं एचपीवी डीएनए के साथ और वो नॉर्मल है, तो 5 साल तक आपको ना पैप स्मीयर ना एचपीवी टेस्टिंग की कोई ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी है वो ऐसा नहीं होता है किसी को आज हो गया और सडनली वो कैंसर में डेवलप करता है, वो भी टाइम देता है। तो इतने में अगर आपका नॉर्मल है, मान लीजिए आज आपका टेस्ट नॉर्मल है और आपकी डॉक्टर बोलती है कि आपका पैप्समियर नॉर्मल है, आप 3 साल बाद कीजिए, और इस दौरान आपका एचपीवी से इन्फेक्शन हो गया, तो ये नहीं है कि आप 3 साल कुछ कैंसर नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, दीज आर ये गाइडलाइंस होती हैं, ये बहुत तरीके से रिसर्च किए हुए अप्लाइड गाइडलाइंस है जो फॉलो हो सकते हैं। क्या कॉस्टिंग होती है पैप्समियर टेस्ट की? पैप्समियर बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो आई थिंक फ्री ऑफ Free. कॉस्ट होता है, प्राइवेट इट डिपेंड्स। Okay. कहीं भी 500 से लेके मे बी 1000 तक हो सकता हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हम वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने सर्वाइकल कैंसर पे तो अच्छी खासी Yes. डिस्कशन कर ली है। एचपीवी वैक्सीन पर आते हैं कि अगर हमें समझना हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कैंसर से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है? यस, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पुटिंग, और हालांकि अभी शायद इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में अभी आया नहीं है ये, ठीक है। परंतु पूरी कोशिश जारी है, बातचीत चल रही है। पर वही है कि कुछ देशों में देखा गया है, काफ़ी जगहों जहाँ यूके वगैरह में जहाँ पे वैक्सीन मिल गया है, वहाँ सर्वाइकल का कैंसर का काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप हो गया है। वाह, नाइस। सो यस, हम अभी फ़िलहाल ये बोल सकते हैं कि इट गिव्स प्रोटेक्शन। करेक्ट। क्योंकि देखिए, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके 100 से ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं, अच्छा। परंतु जो कैंसर कॉजिंग कुछ स्ट्रेन्स होते हैं उसको ये वैक्सीन टारगेट करने की पूरी कोशिश करता है। इनिशियली हमारे पास सर्वरिक्स और गार्डिसिल करके ये 2 वैक्सीन्स होते थे शुरुआती में। अभी सर्वरिक्स इंडिया में नहीं पाया जाता है, गार्डिसिल है, गार्डिसिल 4, गार्डिसिल 9, जिसको हम नोनावैलेंट गार्डिसिल भी बोलते हैं, और इंडिया का अपना ही बना हुआ सर्वोवैक जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, वो लोग बना रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वैक्सीन हैं आपके पास, क्वाड्रिवैलेंट गार्डिसिल, नॉनावैलेंट गार्डिसिल और सर्वोवैक। तो ये है वैक्सीन। जो सर्वोवैक और गार्डिसिल है, ये 2 अदर स्ट्रेन्स भी, कई बार वॉट्स होते हैं लड़कियों को वल्वा एरिया में, तो उसमें भी ये प्रोटेक्शन देता है। और बाकी कुछ हाई रिस्क कैंसर के स्ट्रेन्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा के, उसके अगेंस्ट टारगेट करता है ये। तो अगर एचपीवी वैक्सीन किसी को लगवाना है तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या है? हाँ, तो एज क्राइटेरिया है 9 साल से बड़े कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप 9 साल से 15 साल के एज के ग्रुप में फॉल होते हैं तो सिर्फ 2 वैक्सीन की ज़रूरत है, जो 0 डोज होता है और दूसरा डोज 2 महीने बाद लगता है। अगर कोई 15 साल से ऊपर है तो फिलहाल अभी हमारे गाइडलाइंस तो यही बोलते हैं कि 3 वैक्सीन लगते हैं, एक 0 डोज होता है, एक 2 महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद ये होता है। जो हमारा है, जैसे आप पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले दिया गया हो तो बेस्ट हो।
परंतु अभी स्टडीज़ चल रही हैं कि 45 इयर्स तक भी लगा सकते हैं, पर कितना वो एफिकेशियस होगा वो बताना थोड़ा मुश्किल मुश्किल है। है। तो अगर 9 से 15 साल में जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं उनको सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन यस, मिलेगा। बेस्ट प्रोटेक्शन। लेकिन आपने कहा कि 25-26 साल तक भी लगाया जा सकता है। उस दौरान अगर कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो गई है तो उनमें क्या वैक्सीन कम काम करेगा, एफिकेसी कम हो जाएगी इसकी? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग हुँ, पूछते हैं, क्लिनिक में आके भी पूछते हैं कि अब हमारा तो हो गया है हुँ, सेक्सुअल कांटेक्ट, क्या हम वैक्सीन लगाइए? यस, ज़रूर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि आप उस वायरस को एक्सपोज़ हुए हो या कि नहीं? नहीं हुए हो। तो ज़रूर लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हुँ, कई बार क्या होता है ना कि हालाँकि वायरसेस बहुत सारे होते हैं, पर कई बार क्रॉस प्रोटेक्शन भी मिल जाता हुँ, है। हम वैक्सीन दे तो इन वायरसेस के लिए रहे हैं, पर एचपीवी के बाकी स्ट्रेन्स के से भी क्रॉस प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओके। तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा ये वैक्सीन अगर आप 26 ईयर्स तक हो। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया आपको 45 ईयर्स तक 45 भी इयर्स तक है। ले सकते हुँ, हैं। अब ये बोल के एक चीज़ जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेस करना चाहती हूँ वो ये है कि वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीनिंग नहीं हाँ, करवाएंगे। वैक्सीन के बावजूद भी स्क्रीन पैप स्मीयर से स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी हुँ, है। करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया यहाँ पर, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब उन्होंने वैक्सीन लगा ली, अब वो हम्म, 100% प्रोटेक्टेड है, अब उन्हें टेस्ट-वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन लगवा ली है, तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। बट इसमें एक चीज़ होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा आई थिंक कन्फ्यूज़न होती है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, तो उसके बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। लोगों के मन में रहता है, क्योंकि आई थिंक कोविड के टाइम पर भी ये बहुत ज़्यादा यस। था कि वैक्सीन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो क्या एचपीवी वैक्सीन का भी कोई साइड इफ़ेक्ट है? देखिए, एचपीवी वैक्सीन के अभी तक रिपोर्टेड जो बहुत ही ऐसा भयानक साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं हुँ, होते हुँ। हैं। थोड़ा-सा जैसे आपके वैक्सीन साइट में थोड़ा दर्द होगा, ठीक है। थोड़ी रेडनेस स्वेलिंग हो सकती है। मैक्सिमम टाइम्स तो वो भी नहीं दिखता है, हुँ, पर कुछ लड़कियों को हो सकता है थोड़ा-सा एकदम से लगा के चक्कर आए। पर ऐसा कोई वो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जिसके कारण वो ना लें, हुँ। क्योंकि इसकी जो बेनिफिट है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो बिल्कुल। इसीलिए ये वैक्सीन हमें लेना चाहिए। तो 9 से 15 साल वालों के लिए 2 डोज़ है और 15 से 25-26 साल वालों के लिए 3 डोज़ है। हुँ। तो ये जो डोज़ेज़ और वैक्सीन है, क्या इसका की कॉस्टिंग वगैरह है कुछ? हाँ जी, नॉर्मली देखिए जो गार्डासिल है वो अराउंड 2,500 से 3,500 तक मिल जाता है, 1 डोज़? 1 डोज़। सिंगल डोज़। और जो नोनावायलेंट है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, वो अराउंड 10-11 हज़ार तक मिल जाता है सिंगल डोज़। ओके। और जो सर्वोवैक है वो फिर भी का थोड़ा-सा चीप है कंपैरेटिवली, एंड आई 2 वायल्स आते हैं उसके। हुँ, हुँ। तो आई थिंक अराउंड 3000 तक का वो भी मिल जाता ठीक है। है। तो उसमें 2 वायल्स होते हैं। सो यू कैन गो, आप खुद जा सकते हैं, साथ में किसी और को भी लगवा सकते हैं, अच्छा, ओके, ऐसे। तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मोटा-मोटी समझे तो 2 से 10-11 हज़ार तक में आपको सिंगल हुँ। जो डोज़ है वैक्सीन की वो मिल नॉनावैलेंट जाएगी। वाला सबसे एक्सपेंसिव है, हुँ। पर अगर आप नॉनावैलेंट नहीं लगवाना चाहते हैं या लगवा सकते हैं, तो सर्वोवैक या गार्डासिल लगा लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के लगवाया जा सकता है? मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ये पाया जाता है। ओके, तो अगर जैसे बहुत सारे लोग इसमें भी होते हैं कि हम कैसे जा कर के लगवाएँ? क्या बोले कि ओह! हमें लगवा दो, हाँ। ये मतलब वैक्सीन लगवानी है वैसे? तो उसको भी थोड़ा-सा आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहती है कि चलो मैंने डिसाइड तो कर लिया देख कर के कि वैक्सीन लगवा लेते हैं। पहला स्टेप क्या लें? तो पहला स्टेप है, अगर तो आप ऑब्वियसली अगर कोई अकेले जा रहा है हुँ, तो आई सपोज़ किसी को साथ लेके किसी जाएँ। के साथ ले जा सकते हैं। इतना तो आप में ज्ञान है, यू हुँ, आर एन अडल्ट मोस्ट करेक्ट। प्रोबेबली, तो आप जाइए और बोलिए कि आपको वो वैक्सीन चाहिए, हुँ, या आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि मैं ये वैक्सीन लेना चाह रही हूँ, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो भी है वो हुँ, इन डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देते हैं ये ओके। वैक्सीन, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनमें हम नहीं देते हैं। हुँ, हुँ, परंतु मान लीजिए आपने एक वैक्सीन ले लिया है हुँ, और आपको बाद में पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, डू नॉट वरी, उसमें कोई वरी करने की नहीं ज़रूरत है। बेशक आप उस समय मत लीजिए, जब बच्चा हो जाता है हुँ, उसके बाद आप जाके अपना वैक्सीन का डोज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा स्टार्ट होगा, जितने आपके रह गए होंगे उतना ही ज़रूरी है। हुँ, तो आपको जस्ट जाके अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि वो
आपको बेस्ट बताएंगे कि वैक्सीन कौन सा लगवाइए, और या तो आपको अभी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है नहीं है, सब कुछ इन डिटेल बता देंगे। पर डॉक्टर कई बार क्या हो जाता है ना, कुछ लोगों से डोज मिस भी हो जाती है क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा है कि आप 0 डोज ले, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने बाद। तो अगर किसी की डोज मिस हो गई है तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपकी डोज मिस हो गई है तो वापस उसी स्केड्यूल को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जहाँ से आपने छोड़ा, मान लीजिए एक डोज किसी ने ले लिया, वो एज ग्रुप में 9 to 15, हुँ, कई बार होता है पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हुँ, हैं। अगर आपके बच्चे ने एक डोज ले लिया है तो बस एक ही डोज की ज़रूरत है, ठीक है। वो दिलवा दीजिएगा। और अगर कोई 3 डोज के ग्रुप में फॉल करता है और कोई डोज छूट जाता है, जो रिमेनिंग डोजेस है वही देने की ज़रूरत है, हुँ, और दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। और इन अ लाइफ टाइम ये एक ही बार मिलता है, ऐसा अच्छा। नहीं कि आप रिपीट करते जाए, वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, क्योंकि लोगों के साथ यही रहता है कि हमने ये डोज़ मिस कर दी तो फिर से तो कहीं स्टार्ट तो नहीं करना नहीं। पड़ेगा डोज़ेज़ का, तो वैसा नहीं है। एक और कंसर्न बहुत सारे लोगों का रहता है कि इससे कहीं सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ है या फर्टिलिटी तो अफ़ेक्ट नहीं होती है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जो एचपीवी वैक्सीन है उससे फर्टिलिटी नहीं इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये लिटरेचर कहीं ये नहीं पाया गया, ये मिथ होता है, ये लोगों की गलत धारणाएं हैं कि अगर वैक्सीन लग जाता है तो उससे लोगों को फर्टिलिटी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं इसके है। से। कुछ ऐसे भी हैं जो ये डोज़ नहीं लगवा सकते हैं, अगर समझना हो तो? जैसे आपने कहा था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप मना अब करते हैं। हाँ, हम मना ज़रूर करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर ओके। प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ लीजिए। हुँ, तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, अनलेस कई बार क्या होता है, हो सकता है उस एलिमेंट से किसी को रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, क्योंकि वैक्सीन के भी कुछ चीज़ें होती हैं हुँ। जिससे, अदर देन दैट ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण वैक्सीन नहीं लग जाए। लड़के लगवा सकते हैं एचपीवी वैक्सीन? लड़के भी लगवा सकते हैं। अब देखिए, हम भारत में रहते हुँ, हैं, हमारी थोड़ी इकोनॉमी को देखते हुए फ़िलहाल गवर्नमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए ही टारगेट कर रहे हैं इस वैक्सीन को, ओके। क्योंकि अगर हमारी लड़कियां प्रोटेक्टेड रहेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे लड़के भी हुँ, प्रोटेक्टेड रहेंगे। फैमिली। पर बिकॉज हमारा फाइनेंशियल बर्डन इतना शायद कंट्री के लिए मुश्किल होगा, इसलिए लड़कियों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। पर हाँ, लड़के भी अबव 9 ईयर्स ज़रूर ले सकते हैं ये वैक्सीन। तो लड़कों को क्यों लगवाना चाहिए एचपीवी वैक्सीन? क्योंकि मतलब लड़कियों का तो हमें समझ में आ गया कि चलो उन्हें सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन क्योंकि मिलती है। जैसे मैंने बताया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस हुँ, होता है, तो ये लड़के भी अफेक्ट होते हैं एचपीवी इस से। एचपीवी हुँ, वायरस से। इन अदर वर्ड्स, अगर हम लड़कों को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो हमारी लड़कियां भी बची रहेंगी। करेक्ट है। और एचपीवी वायरस के बहुत ज़रूरी नहीं है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर है, एनल कैंसर, ओरल कैंसर्स, काफ़ी सारे कैंसर्स भी एचपीवी रिलेटेड होते हैं। ओके, तो तो उससे भी उनसे प्रोटेक्शन मिलती यस, है। उनसे भी तो अगर प्रोटेक्शन लड़कियों को मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर से मिल रहा है तो लड़कों को एनल, ओरल इन सब कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। यस, लड़कों में भी है एज क्राइटेरिया? लड़कों में भी 9 साल के बाद ही अगर नो, लगाना है तो तो। उसमें फिर वो सेक्सुअली एक्टिव वाला पार्ट है उसमें इन्वॉल्व? उसमें बेस्ट यस अगेन, क्योंकि जैसे हमने बात किया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, तो हुँ। उससे इन्फेक्ट होने से पहले अगर हम दे दें, मैक्सिमम बेनिफिट उसी में रहता है। करेक्ट है। तो हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमारी ऑडियंस को ना एक बार ये अवेयरनेस के तौर पर ज़रूर बताएँ कि एचपीवी वैक्सीन लगवानी इस समय पर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और पेरेंट्स जो स्पेशली हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्यों लगवाएँ और कितने हद तक उन्हें सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर आज जो भी पेरेंट्स या एडल्ट्स जो भी देख हुँ, रहे हैं इस प्रोग्राम को, प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और ये वैक्सीन अपने हर बच्चा, आपका नेबर, आपके कोई डिस्टेंट फैमिली में कोई बच्चा है जो 9 साल से ऊपर है, उन सबको लगवाइए। हुँ, हुँ। 26 ईयर्स तो तक आप आराम से लगवा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप वेदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है नहीं है। 45 ईयर्स तक भी लगा सकते हैं। बट 45 ईयर्स का हम इतना ज़ोर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जैसे हमने बताया, भारत में थोड़ा सा इकोनॉमिक इज़ नॉट इतना अच्छा नहीं है विदेश हुँ, हुँ, हुँ। की तरह। तो कम से कम 9 से 26 साल तो लगवा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी पैप स्क्रीन हर औरत जो जिसका सेक्सुअल कांटेक्ट है उनको करवाना चाहिए। करेक्ट। अपने आप को बचाइए। ये जो हमारा भारत, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था,
नंबर 1 था सर्वाइकल हाँ। कैंसर में, ये नीचे आया। ये नीचे कैसे आया? क्योंकि हमारे Screening। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, और स्क्रीनिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल में जाके स्क्रीनिंग हो रही है। जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, जो विलेज और ये सब यहाँ काम करते हैं, वो भी स्क्रीन करते हैं एक स्पेशल डाई से, ओके। उससे एसिटिक एसिड बोलते हैं उससे। तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हम सबको साथ सबको मिलकर। साथ मिलकर हमें सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत अगर करना चाहते हैं तो सबका सहयोग चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप हमें ना थोड़े से ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बताएं, क्योंकि हम ये तो समझ गए कि प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एचपीवी वैक्सीन है, लेकिन अगर किसी ने एचपीवी वैक्सीन नहीं लगाई, उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो उनके पास फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर तो मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वाइकल कैंसर शुरू होने से पहले भी कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे सिन 1, सिन 2, सिन 3। सिन 1 में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिन 2 में भी नहीं। सिन 3 में कई बार क्या होता है, हम जो बच्चेदानी का मुंह का कुछ पोर्शन को हम कई बार सर्जिकली उसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो कैंसर पहुंचने से पहले। एक तो जब हमें टिश्यू मिल जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वो सिन 3 है, कि वो कैंसर तक प्रोसीड किया है कि नहीं किया है। तो देखिए, शुरुआत के स्टेजेस में कोई आता है तो सर्जरी उसका बिल्कुल हो सकता है, और काफ़ी हद तक वो क्योरेबल भी होता है। परंतु जैसे हर कैंसर का स्टेजेस होते हैं, इसमें भी स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है। अगर कोई स्टेज 1 में आ जाता है तो हम सर्जरी कर सकते हैं। कई बार 2A भी कुछ स्टेजेस में कर सकते हैं, पर एक बार वो 2B हो गया तो उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की ही आवश्यकता होती है, तब सर्जरी करके कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है, कंसर्न उनका, कि सर्वाइकल कैंसर में बच्चेदानी निकालना पड़ता है, तो इसमें होता है ऐसा? सर्वाइकल कैंसर में अब वो डिपेंड करता है आप किस एज में आते हो। मान लीजिए कोई ऐसी औरत को हो गया जिसके बच्चे नहीं हैं और वो शुरुआती स्टेजेस में है, क्योंकि शुरुआती के भी स्टेज 1 में भी उसके भी कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी कर सकते हैं, पर वो शुरुआती के स्टेजेस है, एंड प्रोवाइडेड उसको प्रिजर्व करना है तो उन्हीं में करते हैं। वरना अगर तो फैमिली कंप्लीटेड हो तो रिकमेंडेशन होती है कि पूरा ही निकालें। सर्वाइकल कैंसर क्या अदर बॉडी ऑर्गन्स में भी फैल सकता है? यस, सर्वाइकल कैंसर अदर बॉडी ऑर्गन्स, जब वो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, स्टेज वाइज अगर वो एडवांस हो जाता है तो शुरुआती में वो आसपास के स्ट्रक्चर्स में फैलता है। वो पेशाब की थैली में भी घर कर सकता है, वो पीछे आपके जो रेक्टम होता है उसमें भी घर कर सकता है। लिम्फ नोड्स होती हैं कुछ, जैसे हमारे बॉडी में रेड ब्लड होता है, वाइट ब्लड, एक लिम्फ दौड़ता है, तो लिम्फ नोड्स इससे इफेक्ट हो सकते हैं और आगे भी जाके फैल सकता है। पर वहाँ तक हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पहुँचे ही ना कभी भी कोई। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में अब तक हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर पर हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए बहुत ही अच्छी खासी बातचीत की है। हम चाहते जाते जाते आप हमें एक एडवाइस ज़रूर दे दें कि अगर जो भी लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पार्टनर्स भी देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो महिलाएं हैं सर्वाइकल कैंसर से बची रहें, किन चीज़ों को अपनाएं अपनी लाइफस्टाइल में? अच्छा, सबसे पहले तो आप प्लीज़ वैक्सीन से डरिए मत। इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको ये लगवाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि प्लीज़ स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट अपना करवाइए। इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है और ये जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएंगे करते रहना चाहिए। एंड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। स्मोकिंग को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ईट हेल्दी, ईट एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिशियस एंटीऑक्सीडेंट से भरा फूड खाइए, एंड सबको अवेयर बनाइए जिसने भी आज सुना है। करेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीन पर हमें बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई होप हमारे दर्शक फॉलो करें। करेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इस पॉडकास्ट के जरिए हमारा भी जो मोटो था यही था कि एचपीवी वैक्सीन के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके, और जैसा कि डॉक्टर ने हर एक एस्पेक्ट को बताया है एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, तो आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।